नमस्कार भाइयों, फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं और इस समय हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं की राजनीति विज्ञान की पुस्तक का दूसरे पाठ का नाम है शक्ति, सत्ता, वैधता, अतः पावर, ऑथोरिटी एंड लेजिटिमेसी। इनमें शक्ति एक महत्वपूर्ण और जटिल अवधारणा के रूप में समाहित है। शक्ति प्राचीन काल से या प्रारंभिक काल से ही राजनीति विज्ञान की एक मूल या केंद्रीय अवधारणा बनी हुई है। इसका कारण है कि राजनीति सामाजिक क्षेत्र का एक ऐसा विषय क्षेत्र है जहां पर नियमों का निर्माण किया जाता है, निर्णय लिए जाते हैं और विभिन्न मूल्यों जैसे पद, अवसर, प्रतिष्ठा आदि की वितरण भी राजनीति द्वारा किया जाता है। जब ये विभिन्न कार्य राजनीति द्वारा किए जाते हैं तो इन कार्यों को करने के लिए कुछ शक्ति की होनी आवश्यक है। अतः शक्ति राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अवधारणा बन जाती है। समय समय पर कुछ विद्वानों ने भी इनको अलग महत्व दिया है। जैसे यदि हम कैटलिन की बात करें तो कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। अतः जब राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हैं तो वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। इससे बढ़कर जब मॉर्गन था वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में बात करते हैं तो वो भी इसी प्रकार के विचार रखते हैं कि शक्ति के लिए संघर्ष ही राजनीति है। इससे थोड़ा आगे बढ़कर लास्वेल अपनी पुस्तक का नाम लिख देते हैं, कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है। अतः राजनीति के अंतर्गत शक्ति किस प्रकार से कार्य कर रही है, किस प्रकार की अवधारणा है, वो कैसे कार्य कर रही है और क्या हासिल हो रहा है, उस सभी की विस्तृत विवरण को राजनीति के अंतर्गत समाहित लास्वेल कर देते हैं। फिर मैकाइवर पुस्तक लिखते हैं द वेब ऑफ गवर्नमेंट। द वेब ऑफ गवर्नमेंट में मैकाइवर द्वारा राजनीति विज्ञान में शक्ति की भूमिका पर कुछ विचार रखे जाते हैं। मैकाइवर ने कहा है कि यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। अतः दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता को ही मैकाइवर ने शक्ति की संज्ञा दी। लगभग इन्हीं शब्दों का समर्थन करते हुए ऑर्गेन्स्की ने भी इन्हीं शब्दों को कहा है कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। अतः दूसरे के कार्यों को अपनी इच्छा के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता ही शक्ति मानी है और ये कहा है ऑर्गेन्स्की ने। इसी प्रकार वाइस्टेड ने भी शक्ति की कुछ परिभाषा दी है और उन्होंने जो कहा है कि वाइस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। हाँ, वाइस्टेड ने कुछ अलग रखने का प्रयास किया है। अलग रखने का प्रयास इस प्रकार से कहा है कि उन्होंने कहा है कि शक्ति उसका वास्तविक प्रयोग नहीं है, बल्कि शक्ति बल प्रयोग करने की क्षमता है। अतः कोई कार्य करने की क्षमता है, उसी को शक्ति कहा गया है। यदि उसका वास्तविक रूप में प्रयोग किया जाए तो वो शक्ति नहीं रहती, बल्कि वो बल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम 2 मिनट के लिए मान सकते हैं कि यदि अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है तो अमेरिका पाकिस्तान को पराजित कर सकता है, ये उसकी शक्ति है, ये अमेरिका की शक्ति है। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन को मुर्दा ले गया या मारकर ले गया, तो ये उसका बल था, ये उसकी शक्ति नहीं थी। क्योंकि जब उसका प्रकट रूप में आ गया तो वो शक्ति नहीं रही, वह बल का रूप हो जाता है। अतः वाइस्टेड ने कहा कि
शक्ति बल प्रयोग की क्षमता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। और काफी सही शब्दों में लगता है। और हम राजनीति विज्ञान की, ऑर्गन्स की और वाइस्टॉड और मैकाइवर आदि की जो परिभाषाएं पढ़ी, जिससे हमें लगभग जानकारी प्राप्त हुई है कि पहले नंबर तो शक्ति बल प्रयोग करने की क्षमता है, दूसरे शक्ति दूसरे के कार्यों को अपने अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। अब हम बात करेंगे बल और शक्ति के मध्य संबंधों के विषय। सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही माना जाता है या एक दूसरे में समाहित माना जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में शक्ति और बल एक नहीं है, उसमें छोटा सा अंतर है और उसे समझना चाहिए। हालांकि पेपर की दृष्टि से हम अंतर ही महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं, तो बल और शक्ति में क्या अंतर है। जहां तक है, बल प्रकट शक्ति है और शक्ति प्रच्छन्न बल है, अतः शक्ति छिपा हुआ बल है। जैसा कि वास्टेड ने कहा है कि शक्ति वास्तविक प्रयोग करने की क्षमता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। अतः बल प्रयोग करने की क्षमता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। ऐसा शक्ति के विषय में वास्टेड ने कहा है। तो यहीं पर अंतर स्पष्ट हो जाता है कि बल वास्तविक प्रयोग किया प्रकट होता है और शक्ति उसका प्रच्छन्न रूप है। शक्ति में बल और प्रभाव दोनों समाहित होते हैं, जबकि बल में ऐसा नहीं होता। बल प्रकट होता है और शक्ति अप्रकट होती है। शायद बल और शक्ति के विषय में इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है 12वीं स्तर तक। अब हम बात करेंगे शक्ति और प्रभाव के विषय में। अतः शक्ति और प्रभाव एक दूसरे में क्या क्या संबंध है और क्या क्या अंतर है। अंतर हमें स्पष्ट दिखता है, हमें केवल थोड़े संबंध और थोड़ा सा अंतर बात करनी है। शक्ति और प्रभाव एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। अतः जब शक्ति में प्रभाव उत्पन्न होगा तो वो अधिक प्रभावशाली हो सकती है। और इसी प्रकार जब प्रभाव किसी व्यक्ति का प्रभाव है और उसको यदि सत्ता प्राप्त हो जाए, उसको शक्ति प्राप्त हो जाए, तो वो प्रभाव और प्रगाढ़ होने लग जाता है। अतः शक्ति और प्रभाव एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ दोनों का औचित्य पूर्ण होना भी आवश्यक है। जब प्रभाव और शक्ति दोनों ही औचित्यपूर्ण हों, तभी वो असरकारक या असरदार होती हैं। अन्यथा अल्पकालीन समय में ही उनके जो प्रभाव हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यदि दीर्घकालीन समय तक प्रभाव स्थापित करना है तो उनको औचित्यपूर्ण होना आवश्यक है। और शक्ति से प्रभाव उत्पन्न होता है, प्रभाव से शक्ति उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को सफलता प्रदान करते हैं। ये कुछ पॉइंटों के माध्यम से हम शक्ति और प्रभाव के मध्य संबंध जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे शक्ति और प्रभाव के मध्य अंतर। यदि हम अंतरों की बात करते हैं तो शक्ति और प्रभाव में अंतर सामान्यतः स्पष्ट दिखाई देता है। जहां तक है, शक्ति एक दमनात्मक प्रक्रिया है और प्रभाव एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर कोई कानून लागू किया तो वह एक शक्ति के माध्यम से लागू किया गया, सरकारी प्रभाव के माध्यम से लागू किया गया था। लेकिन इसके साथ साथ यदि महात्मा गांधी ने कोई घोषणा की और उसको जनता ने अक्षरशः से स्वीकार कर लिया, ये उनका प्रभाव था। तो शक्ति और प्रभाव के मध्य शक्ति जहां तक है दमनात्मक है और प्रभाव मनोवैज्ञानिक है, केवल मानसिक रूप से ही उत्पन्न होता है। जहां तक है, शक्ति का प्रयोग व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध भी किया जा सकता है, लेकिन प्रभाव का उत्पन्न किसी की इच्छा के विरुद्ध उस पर नहीं किया जा सकता। अतः प्रभाव में सहमति होना आवश्यक है। जहां तक है, शक्ति अलोकतांत्रिक भी हो सकती है और लोकतांत्रिक भी हो सकती है, लेकिन प्रभाव
कभी अलोकतांत्रिक नहीं हो सकता। शक्ति को प्रभावी होने के लिए या शक्ति को स्थायी होने के लिए प्रभाव की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रभाव को स्थायी होने के लिए विशेष शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। प्रभाव अपने आप में स्थायी होता है। अब हम बात करेंगे शक्ति के विभिन्न रूप। सामान्यतः शक्ति के 3 रूप माने जाते हैं। वह है राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। राजनीतिक शक्ति के रूप में यदि हम बात करें तो राजनीतिक शक्ति किसी भी राष्ट्र की उसकी जनता में निहित होती है, लेकिन जनता उस शक्ति का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं कर सकती। जब वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं कर सकती तो उसके औपचारिक और अनौपचारिक अंग निर्मित हो जाते हैं। हालांकि भारत की जो राजनीतिक शक्ति है वो जनता में निहित है, लेकिन उसको उपयोग करने के लिए कुछ औपचारिक अंगों का निर्माण किया गया है, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जो कि सरकार के 3 अंग हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ये तीनों अंग राजनीतिक शक्ति का औपचारिक रूप से उपयोग करते हैं। इनके अलावा कुछ अनौपचारिक अंग भी स्वतः निर्मित हो जाते हैं, जैसे दबाव समूह है, राजनीतिक दल है, विभिन्न संगठन हैं, जातीय समूह हैं, सामाजिक ग्रुप्स हैं। ये सभी ऐसे अनौपचारिक संघ हैं या अनौपचारिक संगठन हैं जो राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं, और ये इसके माध्यम से पद, प्रतिष्ठा, अवसर, पुरस्कार, दंड, कर आदि का वितरण इसके माध्यम से किया जाता है। अतः राजनीतिक शक्ति एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में कार्य करती है। अब हम बात करते हैं आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति के विषय में जहां तक है, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि आर्थिक शक्ति राजनीतिक, सामाजिक और अन्य प्रकार की सभी शक्तियों की एक आधारभूत शक्ति के रूप में कार्य करती है, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा नहीं माना जाता है, बल्कि और भी प्रभाव उत्पन्न होते हैं या और भी कारकों का अपना अपना महत्व है। केवल आर्थिक साधनों के माध्यम से ही शक्ति प्राप्त नहीं होती है। संपूर्ण शक्ति का आधार केवल आर्थिक शक्ति नहीं है, बल्कि हम ये मानते हैं कि आर्थिक शक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण तो है, लेकिन अन्य के आधार के रूप में कार्य नहीं करती है। यहाँ तक है आर्थिक शक्ति कहते हैं कि जहाँ उत्पादन के साधनों का पर स्वामित्व हो, संपदा या धन पर स्वामित्व हो, उसे ही हम आर्थिक शक्ति के रूप में जानते हैं। अब बात करेंगे विचारधारात्मक शक्ति के विषय में। विचारधारात्मक शक्ति का मतलब है कि विचारों का समूह। अतः किसी भी स्थिति के प्रति एक दृष्टिकोण का निर्मित होना या विभिन्न विचारों का एक संगठित समूह का निर्माण होना ही विचारधारात्मक शक्ति कहला जाता। जैसे उदारवाद है, पूंजीवाद है, समाजवाद है या साम्यवाद है, ये सभी विचारधाराओं के संगठन हैं, और इन्हीं के माध्यम से कोई भी सत्ता वैध अथवा अवैध होती है। अतः विचारधारा के आधार पर ही कोई सत्ता वैध या अवैध घोषित की जा सकती है। अतः विचारधारा का भी महत्वपूर्ण शक्ति हम, और ये वर्तमान भारत में हम ये सामाजिक स्थिति देखते हैं तो विचारधारा की शक्ति हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। हम शक्ति के कुछ संरचनात्मक शक्ति की संरचना के विषय में बात हम कर रहे थे, तो शक्ति की संरचना के विषय में कि सामान्य देखा गया है कि समाज में एक ग्रुप या एक समूह का दूसरे समूह पर आधिपत्य स्थापित हो जाता है। जैसा कि ऑर्गेन्स्की ने कहा है कि दूसरे के कार्यों को अपने लक्ष्य के अनुसार परिवर्तित करना ही शक्ति है। अतः किसी अन्य समूह के कार्यों को अपने समूह के अनुसार कार्य करवाना शक्ति है। और इस प्रकार से हम समाज में देखते हैं कि अनेक स्थितियां ऐसी तो हमें दिखाई देंगी कि जहां एक सामाजिक समूह दूसरे सामाजिक समूह से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाता है। इसी को हम शक्ति की संरचना के रूप में जानते हैं। सामान्यतः यहाँ 3 संरचनाएं दी गई हैं। उनमें से पहली है एक वर्ग प्रधान विशिष्ट वर्गीय संरचना। अतः
ये वर्ग के आधार पर वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। और उसके अनुसार समाज में सामान्यतः दो वर्ग होते हैं, एक धनहीन वर्ग और एक धनी वर्ग। अतः एक निर्धन वर्ग और एक धनी वर्ग, ये दो वर्ग होते हैं। और जहाँ धनी वर्ग है, जो स्वामित्व वाला वर्ग है, वह निर्धन वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और निर्धन और धनी वर्ग के मध्य लगातार संघर्ष चलता रहता है। और इसी को हम वर्ग प्रभुत्व के आधार पर शक्ति संरचना के रूप में देखते हैं। दूसरे शक्ति संरचना के रूप में हम बात करेंगे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः कोई भी स्वतंत्र सामाजिक समूह हो, उसमें देखा जाता है कि चाहे समाज स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण साधन हैं, चाहे वो उत्पादन के साधन हो या राजनीतिक हो या धार्मिक हो या सामाजिक हो, सभी में जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त है। वे अपनी योग्यता, क्षमता और कार्यशीलता के आधार पर प्राप्त कर लेते हैं और उस छोटे से वर्ग का ही संपूर्ण समाज पर प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। और वो वर्ग मुख्य रूप से मध्यम वर्ग होता है, जैसे वकील है, अध्यापक है, डॉक्टर है या कुछ पेशे से संबंधित विशेष योग्यता वाले व्यक्ति हैं, उनको वो स्थिति प्राप्त हो जाती है और वो अपने वर्ग पर, अपने समाज पर एक प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। इसके अलावा तीसरी जो संरचना के रूप में देखा जाता है वो माना जाता है नारीवादी प्रभुत्व की संकल्पना। नारीवादी संकल्पना के अनुसार यह माना जाता है कि सामान्यतः हमेशा से ही पुरुष महिलाओं की कार्यों को अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित करने का कार्य करता रहता है और अपना प्रभुत्व नारी वर्ग पर पुरुष द्वारा स्थापित किया जाता है। अतः ये नारीवादी संरचना है और इसी के आधार पर नारी मुक्ति आंदोलन का संचालन किया जाता रहा है या विश्व में संचालित हो रहा है या वर्तमान में भी नारी मुक्ति आंदोलन चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है बहुलवादी अवधारणा। अतः शक्ति किसी एक संगठन या एक समूह में समाहित नहीं है, बल्कि ये अलग अलग समूहों में शक्ति विभाजित है और वे एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। इसी को बहुलवादी संकल्पना कहा गया है। नमस्कार भाइयों, यदि कभी कोई परेशानी हो, कहीं समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करें, कमेंट करके लिख दें, मैं उसका जरूर निश्चित रूप से उत्तर दूंगा। धन्यवाद।